हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में द प्रिल्यूड के सेकंड पैराग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं। द सेकंड पैराग्राफ के शुरू होते ही वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वह अभी संतुष्ट है, जबकि उन्होंने बताया था फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया था कि वे बड़े शहर में रहते हुए बिल्कुल भी असंतुष्ट थे और इसीलिए उन्होंने बड़े शहर को छोड़कर घाटी में जाने का फैसला लिया था। और जब वो घाटी की ओर आगे बढ़ रहे थे तो उसका संपर्क प्रकृति से होता है और प्रकृति से मिलने वाली खुशियाँ उसे प्राप्त होती है और तब वो कहता है कि वह अभी संतुष्ट है। इसके बाद वो कहता है कि वे अपने जुनून को विराम देना चाहते हैं, वे अपने यात्रा को विराम देना चाहते हैं, इसीलिए वह यात्रा को विराम देने के लिए उत्साहित है और वह अपने तेज और उत्साहित कदमों के साथ उन्होंने अपनी गति को बढ़ा दिया और वह बहुत दूर निकल आता है। वो बहुत दूर एक हरे-भरे छायादार स्थान में पहुँच जाता है और वहाँ पर पहुँचकर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। वो कहता है कि उन्होंने अपनी चिंताओं को मुक्त कर दिया है। वो कहता है कि चिंताओं से मुक्त होना अब उसके हाथों में है और फिर वो कहता है कि वो एक विनम्र खुशी का अनुभव कर रहे हैं। वह वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, वह विनम्र खुशी का अनुभव कर रहे हैं और साथ ही साथ वो कहते हैं कि वह महीना शरद ऋतु का महीना था, वह दिन स्वच्छ और शांत दिन था, अर्थात ना ही बारिश हो रही थी और ना ही हवाएँ चल रही थी। उसके बाद वो कहते हैं कि उस दिन गर्मी थी, लेकिन उतनी भी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। जितनी आवश्यकता थी उतनी ही गर्मी थी। फिर वो कहते हैं कि सूर्य जो है पश्चिम दिशा की ओर झुका हुआ है और 2 घंटे में अस्त होने वाला है। उसके बाद वो कहते हैं कि आसमान में बादल, सफ़ेद बादल बिल्कुल चाँदी की भाँति चमकते हुए प्रतीत हो रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि सूर्य की किरण घास पर चमकती हुई प्रतीत हो रही है। फिर वो कहते हैं कि उपवन में, जिस उपवन में वह बैठा हुआ है, वो कहते हैं कि उपवन में पूर्ण रूप से शांति छाया हुआ है। वो कहते हैं कि यह उपवन जो है आश्रय युक्त है, यहाँ पर लोगों ने आश्रय लिया है इस उपवन में और फिर लोग आश्रय लेने की तैयारी भी कर रहे हैं। उसके बाद वह फिर बैठा हुआ है वृक्ष के नीचे, बैठा हुआ है छायादार वृक्ष के नीचे। फिर वो कहता है कि वह मन ही मन घाटी का चुनाव कर रहा है। जिस घाटी में उसको जाना है उस घाटी का चुनाव वह मन ही मन कर रहा है और इस दौरान जो है उसके मन में तरह-तरह के विचार उत्पन्न होते हैं और कुछ विचारों ने तो उन्हें प्रोत्साहित किया, उसका मनोबल बढ़ाया और कुछ विचार उसके मन में ही आकर खारिज हो जाते हैं। उसके बाद वो कहता है कि वह वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है और उन्होंने अपने मन की आँखों से उस झोपड़ी को उन्होंने देखा जिस झोपड़ी तक उसको जाना है, जिस आश्रम तक उसको जाना है। वह कहता है कि उसके कदमों को अब पीछे मुड़कर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो कहता है कि मेरे जो पैर हैं वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वह उस झोपड़ी के दरवाजे के बिल्कुल करीब ना पहुँच जाए। वह कहते हैं कि वह मन की आँखों से उस झोपड़ी को देख रहे हैं और कहते हैं कि ख़्यालों में बसी हुई उस झोपड़ी, इतनी सुंदर झोपड़ी उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है। वो कहता है कि वो झोपड़ी को देख ही जा रहा है मन की आँखों से और झोपड़ी के प्रति उसका प्रेम भी बढ़ता जा रहा है। फिर वो कहते हैं कि इसी समय उसके मन में कल्पना से भी ऊँची शक्ति का जन्म होता है और यह कल्पना की से भी ऊँची शक्ति ने उसको यह आश्वासन दिया कि वह एक महिमामय पूर्ण कार्य कर सकता है। वो कहता है कि वह कार्य जो है उसी वृक्ष के नीचे शुरू होने वाला था और वहीं पर संपन्न भी होने वाला था। फिर वह आगे कहता है कि वह उस फैंसिड सीन को यानी कि उस काल्पनिक दृश्य को वह मन की आंखों से देखे ही जा रहा था, उसे आनंद प्राप्त हो रहा था, वो बहुत ही आनंद था और पल भर के लिए भी उसका नज़र जो है उस कल्पित दृश्य से, उस झोपड़ी से हटा नहीं, उस सुंदर झोपड़ी से, उस सुंदर आश्रम से उसका नज़र बिल्कुल भी नहीं हटता है। वह कहता है कि सामने जो है बतूत का फल अपनी प्याली से अलग होकर सूखी पत्तों से सरसराते हुए नीचे नंगी धरती पर बिल्कुल चौंका देने वाली आवाज के साथ गिर पड़ता है, तो भी मेरा नजर जो है, मेरा मन का जो नजर है उस सुंदर झोपड़ी से बिल्कुल भी नहीं हटता है जिस सुंदर झोपड़ी तक मुझे जाना है। उसके बाद वो कहते हैं कि उस सोफे से, उस नरम सोफे से, यानी कि वृक्ष के नीचे जो बैठे हुए थे उस सोफा को उन्होंने नरम सोफा कहा है क्योंकि उस सोफे में बैठकर उसे आनंद प्राप्त हो रहा था। वो कहते हैं कि उस नरम सोफे से वो तब तक नहीं उठता है जब तक कि
वो उस नरम सोफे से तब तक नहीं उठता है जब तक कि सूर्य ने क्षितिज को न छू लिया हो। सूर्य जो है क्षितिज को छूने वाला है और शाम होने वाली है। उसके बाद जो है वह वहां से उठता है, उस वृक्ष से के नीचे से वह उठता है। वो फिर पीछे की ओर देखता है। पीछे की ओर देखता है तो उसे दूर जो है शहर के धुएं बिल्कुल एक घुंघराले बादल की जैसे प्रतीत होते हैं। वह कहता है कि वह शहर जो है जो घुंघराले बादल की तरह जो प्रतीत हो रहा है, वह दृश्य बिल्कुल गांव, एक ग्रामीण लग रहा है, गांव की तरह लग रहा है। फिर वह कहते हैं कि वह समय को देखते हुए वह उस रास्ते का चुनाव करते हैं जो रास्ता जो है घाटी की ओर, उनकी चुनी हुई घाटी की ओर ले जाता है। फिर वह कहते हैं कि वह घाटी की ओर फिर अभी उन्होंने आगे बढ़ना फिर शुरू कर दिया। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वह उसकी आत्मा जो है अब शक्ति का परीक्षण कर रहा है। वो कहता है कि उसकी आत्मा में, उसके मन में यूलियन वेजिटेशंस अभी भी है, यानी कि हवा की तरह भ्रमण करने की क्षमता अभी भी उसके मन में है। और वो कहता है लेकिन उसके मन के बीना को धोखा दे दिया गया है। उसके मन के तार अभी नहीं बज रहे हैं, कोई धुन नहीं निकल रहा है। जैसे कि उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया था कि उन्होंने मन की अपूर्ण ध्वनि को सुना था, उसके आंतरिक प्रतिध्वनि को सुना था और उसे आनंद प्राप्त हो रहा था। तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि उनके हारमोनी, उनके मन की हारमोनी के जो सुर है वो भी बिखर चुके हैं, बिल्कुल बिखरे पड़े हुए हैं। फिर भी वो कहता है कि वह आगे बढ़ रहा है। वो बोलता है कि वो एक गृहबद्ध श्रमिक की तरह, जिस तरह से घर में हर कोई इंसान एक श्रमिक होता है और मजबूरन उसे घर का काम करना ही पड़ता है, ठीक उसी तरह से उसको झोपड़ी तक जाना एक मजबूरी बन गया है। और वो कहता है कि अब उसको झोपड़ी तक बढ़ना ही पड़ेगा। वो बहुत दूर निकल चुका है, वहां से वह बिल्कुल पीछे नहीं जा सकता है। झोपड़ी तक जाना अब उसका मजबूरी बन गया है। उसके मन के तार बिखर चुके हैं, कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं हो रहा, कोई आनंद नहीं आ रहा, पूर्ण रूप से शांति छाई हुई है। बाहर उपवन में भी शांति छाया हुआ है और मन में भी बिल्कुल शांति छाया हुआ है। वह कहता है कि वह दिन उसका विश्राम का समय था, भगवान को याद करने का समय था, भगवान की भक्ति का समय था। लेकिन उस समय को वह बिल्कुल भी काम में नहीं लगाना चाहता था। ऐसे कामों में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहता था जो कि बिल्कुल एक दास्तापूर्ण भरी काम हो, जिस काम को मजबूरी में करना पड़ता है। ऐसे कामों में वो बिल्कुल में भी नहीं लगाना चाहता था। लेकिन अभी उसको जो है झोपड़ी तक बिल्कुल जाना ही है और वह फिर आगे बढ़ता ही रह गया। और अंत में वो कहता है कि 3 दिनों के बाद, यानी कि 3 दिनों तक यह जर्नी जो है, यह यात्रा जो है उसकी चली और यह जर्नी जो है बिल्कुल आनंददायक थी, सुखद थी और रुक रुक कर चलने वाली जर्नी थी। लेकिन 3 दिनों के बाद वह अब बिल्कुल आश्रम तक पहुंच जाता है। आश्रम तक पहुंचता है, उसके बाद वह कहता है कि उसके बाद जो हुआ वह बताना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। वह कहता है कि सामान्य चीजों में भी जिंदगी थी। वो कहते हैं कि आश्रम में जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हर छोटी छोटी चीजों में, सामान्य चीजों में भी वहां पर जिंदगी थी। वो कहते हैं कि चीजों का असीम भंडार था वहां पर, बहुत सारी चीजें वहां पर था आमने सामने जीने के लिए। और वो कहते हैं कि वो बिल्कुल दुर्लभ चीज थे, बहुत ही मुश्किल से या दुर्लभ जैसे ही वो चीज थे, असीम भंडार था। और वो कहते हैं कि पड़ोस के लोगों ने मुझे देखा और मुझ में पाया कि मेरी आत्मा ही मुझे बधाई दे रही है इस कार्य के लिए। उसके बाद वो कहते हैं कि पड़ोस के लोगों ने मुझे देखा कि मैं बिल्कुल एक अखंड प्रसन्नता से भरी हुई शांति का मैं अनुभव कर रहा था। तो इस तरह की अवस्था थी जब मैं झोपड़ी तक पहुंचा। लेकिन कुछ दिन के बाद एकदम बिल्कुल तेज गति से, द्रुत गति से मेरे मन में एक तीव्र इच्छा जाग उठती है ताकि मैं अपने निर्धारित उद्देश्य की ओर में ध्यान दे सकूं। मैंने उद्देश्य निर्धारित किया था। ब्रिज के सामने जब मैं बैठा हुआ था तो मुझे महिमामय कुछ कार्य करने का मुझे आश्वासन मिला था। और मैं जब फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया था कि जब वो खुले मैदान में थे तो पोएटिक नंबर्स उसके जुबान से अपने आप निकल आए थे, जैसे मानो कि ईश्वर का जो आदेश हुआ है या उसे अनुप्रेरणा प्राप्त हुई है। तो उन बातों को वह याद करता है। वह कहता है कि अब जो है मैंने कुछ उद्देश्य निर्धारित किया था पढ़ने का, सोचने का, विचार करने का, उस उद्देश्य की ओर अब उसे ध्यान देना चाहिए। वह कहते हैं कि उन्होंने यह निश्चय किया था कि वह
नए भंडार का संचय करेगा, अर्थात वो नए-नए लेख लिखेगा, कविताओं को लिखेगा और कविताओं का भंडार का जो वह संचय करेगा। उसके बाद वो कहता है कि पुराने भंडार को भी वो क्षय होने से बचाना चाहता है। अर्थात पुराने जो लेखक जिन्होंने लिखे थे, कविताएँ लिखे थे या कोई लेख लिखे थे, तो उन लेख को भी क्षय होने से वो बचाना चाहता है। फिर वो कहते हैं कि उससे भी ज़्यादा बड़ी उम्मीद उसके मन में जगी है। वो कहते हैं कि वह बाहरी जीवन के साथ अपनी उड़ती हुई कल्पनाओं को साझा करना चाहता है। यानी कि अपनी उड़ती-उड़ती जो कल्पनाएँ हैं, उन कल्पनाओं को वह शेयर करना चाहते हैं बाहरी लोगों के साथ। वो कहते हैं कि ये उड़ती-उड़ती जो कल्पनाएँ हैं, वो बहुत सालों से उसके मन के समुंदर में तैरते आ रहे थे। फिर वो कहते हैं कि वह उन भावनाओं को लोगों तक पहुँचाना चाहता है, जो जिन भावनाओं ने उसे बहुत कष्ट दिया है जीवन में। फिर वो आगे कहते हैं कि ये तो उम्मीदें मेरे थी, लेकिन इन उम्मीदों को डिस्करेज किया गया है। मुझे जो है मेरे मनोबल को तोड़ने का कोशिश किया गया है। और उसके बाद वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है, स्वागत प्रकाश, वह तो निकलता है, लेकिन वो बिल्कुल गायब होने के लिए निकलता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि मेरे मन में तो उम्मीद तो जगा था कि मैं एक पोएट बनूँगा, मैं लिखूँगा, मैं फीलिंग्स को शेयर करूँगा, मैं कल्पनाओं को शेयर करूँगा। इस प्रकार की उम्मीद तो मेरे मन में जगे थे, लेकिन वह गायब होने के लिए जगे थे और वह अभी जो है गायब हो चुके हैं। फिर वो कहते हैं कि वह एक दिन सुबह बिल्कुल शांत सुबह में वो बैठे हुए थे और वो सोच रहे थे, अपने साथ किए हुए वादों के बारे में सोच रहे थे कि उन्होंने वादा किया था कि वह एक कवि बन सकते हैं। काव्यात्मक संख्याएँ जिस तरह से उनके जुबान से निकली थी, फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया था, या उसको महिमामय कुछ कार्य करने का जो आश्वासन मिला था, उसके बारे में वह सोच रहे थे और इसीलिए सोच रहे थे ताकि उसे कोई थीम मिल जाए, कोई विषय मिल जाए लिखने के लिए। तो वो कहते हैं कि वो सोचते हैं, लेकिन सारा सोच जो है अभी बेकार है, सारा इच्छा जो है मेरा व्यर्थ हो जा रहा है। फिर वो कहता है कि वो जिस किसी और भी मुड़ता है, वहाँ पर उनको बाधाएँ मिलती है। वह बाधाओं से टकराता है और हर रोज नई-नई बाधाएँ मिलती है। अर्थात वो कहना चाहता है किसी भी विषय के बारे में जब वो लिखना चाहता है, तो हर विषय को जब लिखना चाहता है, लिखने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर कुछ न कुछ बाधाएँ आ जाती हैं, वो लिख ही नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, वर्ड्सवर्थ जो है सेकंड पैराग्राफ को यहीं पर कंक्लूड करते हैं और उसके बाद जो है वो तीसरे पैराग्राफ में, नेक्स्ट पैराग्राफ में वो बताएँगे कि वह कभी बन पाते हैं या नहीं, वो लिख पाते हैं या नहीं। इसको हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग इसको जानेंगे दोस्तों। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।